कि आजकल एफएससी का एफएससी का इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत से बच्चे इस दौड़ में शामिल होंगे, मेडिकल कॉलेजेस की तरफ भागेंगे। उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं? वो किन शोबों का इंतखाब करें जिसमें उनको ये फील आए कि डॉक्टर के इक्वली उनको वर्थ मिल रहा है? एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है, इसके अलावा भी बेशुमार ऑप्शन है जो कि बच्चों को पता नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आयशा अज़ीम। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। नाज़रीन, शायर को हमेशा महबूब ही अपना तबीब महसूस होता है, लेकिन हमारे आज के मेहमान कोई शायर या उसका महबूब नहीं है, बल्कि एक ऐसे तबीब हैं जो तिब के शोबे में बहुत फ़ाल हैं। अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाने का वसी तजुर्बा रखते हैं। क्लोरेक्टल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और छाती की बीमारियां इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। मारूफ साइंसी जराइद में 30 से ज़ायद आर्टिकल्स शाया हो चुके हैं और मुतअद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी साइंसी कॉन्फ्रेंसेस पे शिरकत कर चुके हैं। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल के हेड ऑफ़ सर्जरी डिपार्टमेंट हैं और अज़रा नाहिद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। सर, हम आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया मैडम। सर, आप अपने बारे में बताइएगा, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और इस शोबे में आने का फ़ैसला आपने कैसे किया? कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के दिन ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें मैं एक अहम कौमी मसले के मुतल्लिक़ डिस्कस कर सकूँगा। मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि मेरा नाम जिस तरह आपने इंट्रोड्यूस करवाया है कि डॉक्टर असलम है। मेरा जो एजुकेशन कैरियर है वो पब्लिक स्कूल मकली, एक कस्बा है जिससे स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर कैडेट कॉलेज पिटारो, एक ऐसा इदारा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीमी मैदान के अंदर और आर्म फोर्सेस के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर एक टॉप मोस्ट रैंकिंग के अंदर जो इदारा है, जिसे कि हम हार्वर्ड के साथ और ऑक्सफोर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, ये वो इदारा है। उस इदारे से मेरी जो है वो कॉलेज जो है, मैं 8th में वहाँ गया था और इंटरमीडिएट वहाँ से पास किया। ठीक। इन 5 सालों के अंदर उस इदारे ने मेरी ग्रूमिंग की, मुझे इस काबिल किया कि जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ। मैं कैडेट कॉलेज के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आज की इस हमारी मीटिंग का मकसद ये नहीं है। तो कॉलेज के बाद मेरा एडमिशन जो है सिंध मेडिकल कॉलेज कराची के अंदर हुआ और वहाँ मैं टॉप मोस्ट हमारी जो उधर मेरिट बनती थी उसमें जो सिंध के जो टॉप पहले 75 बच्चे होते थे उनका एडमिशन सिंध मेडिकल कॉलेज के अंदर होता था और उसमें मेरा जो है 3rd मेरिट था। इसके बाद सिंध मेडिकल कॉलेज के अंदर 5 प्रोफेशनल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 प्रोफेशनल्स के अंदर मेरी टॉप मोस्ट मेरिट रही थी और वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद जिन्ना हॉस्पिटल कराची के अंदर मैंने हाउस जॉब अपनी कंप्लीट की और हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट है वहाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर हुई, जो मैंने 1.5 साल तक वहाँ एज ए ट्रेनी सर्जिकल 3 के अंदर मैंने एज ए रजिस्ट्रार काम किया। वो 1.5 साल के बाद फिर मैंने अपने आप को पंजाब के अंदर मूव किया और पंजाब में फिर यहाँ पे मेरी जो है अपॉइंटमेंट एज ए मेडिकल ऑफिसर हुई और मेरी पोस्टिंग जो है वो उकाड़ा के कस्बे फ़तेहपुर के अंदर हुई। वहाँ मैं 6 महीने के करीब
उस कस्बे के अंदर रहा। उस दौरान मेरी जो है वो सिलेक्शन जो है मास्टर ऑफ सर्जरी के अंदर पंजाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर हो गई, PGMI के अंदर। और फिर जनरल हॉस्पिटल के अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग MS की स्टार्ट की। इसी दौरान मैंने जो है वो FCPS का जो है पार्ट 1 भी कर लिया और मेरी ट्रेनिंग जो है वो FCPS की और MS की जो है वो दोनों की जनरल हॉस्पिटल से हुई। ज़बरदस्त। सर, तिब एक ऐसा शोबा है जिसमें डॉक्टर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से तालिब इल्म हैं जो बासलाहियत भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो इस शोबे में इस वजह से नहीं आ पाते कि सरकारी कॉलेजेस में उनका मेरिट नहीं आता और प्राइवेट कॉलेजेस में वो इस वजह से दाखिला नहीं ले पाते कि उनकी उतनी फ़ीस जो है वो उनकी बसात से बाहर होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है? जी, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी PMDC है उसने एक मखसूस तादाद हर कॉलेज के अंदर वो की है जिसमें कि हम बच्चों को पार्शली और कम्प्लीटली कंपनसेट करते हैं। इसके अलावा फिर जो और दूसरे ज़राए हैं जिस तरह के पंजाब एजुकेशन बोर्ड है उसकी स्कॉलरशिप्स होती हैं। अच्छा, ठीक है, उन स्कॉलरशिप्स की बेस पे बच्चे हमारे पास आते हैं। तो इंतहाई महदूद तादाद है, लेकिन है ज़रूर कि उसमें बच्चों को एक मखसूस तादाद में बच्चों को और ये ड्यूरिंग एजुकेशन भी 5 साल 6 साल के दौरान भी मिलता है उनको स्कॉलरशिप? डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और वो अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखते हैं तो फिर उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। सर, हर साल, और बहुत जब मैं स्टूडेंट थी ये तब भी चल रहा था, हज़ारों तलबा जो हैं वो MD कैट की छलनी से छाने जाते हैं। बहुत क्वेश्चन हुआ, बहुत इस पर सवाल उठाया जाता है, बहुत पुराना घिसा पिटा सवाल हो गया, लेकिन क्या ये जो इस पाइपलाइन में से गुजारा जाता है या इस छलनी में से छाना जाता है, ये हमारे निज़ाम तालीम पे क्वेश्चन मार्क नहीं है? बेशक आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें अपने निज़ाम तालीम की क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि उसमें आप मज़ीद जो है हर्डल्स क्रिएट करें। बच्चे हमारे इंटरमीडिएट के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं और वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और फिर उन बच्चों को दोबारा से आप जो ये MD कैट में से गुजारते हैं, MD कैट के जहाँ बेशुमार नुकसानात हैं उनमें से एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बच्चों की जो टीचिंग है उससे आप क्रैमिंग की तरफ ले जाते हो। आप उन्हें कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग के बजाय आप उन्हें क्रैमर्स बनाते हो। आप ये देखें कि इसको एनालाइज करें, कोई भी सिस्टम लाया जाता है तो उसका फीडबैक, उसकी एनालिसिस की जाती है कि उसके अंदर क्या आपने गेन किया। हमारे पास जो अब स्लॉट आ रही है, क्या ये स्लॉट पहले से बेहतर है? क्या ये ऐसा है कि जो हमारे पहले डॉक्टर थे उनसे अब ये नए डॉक्टर्स बन रहे हैं ये उनसे बेहतर हैं? ऐसा कतई नहीं है। हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर उस सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं तो उन्हें एड्रेस करना चाहिए। और क्रैमिंग से सर मैयार भी नीचे आ रहा है, जितना रट्टा बच्चे ज़्यादा लगा रहे हैं उतना उनकी मेमोरी और वो चीज़ें खराब हो बच्चों का मैं माजरत के साथ आपके प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे एक इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। उनका मेयार जो है अब ऐसा हो गया है जस्ट इस MCQ बेस्ड असेसमेंट की वजह से। और ये कौमी अलमिया हमारा कौमी अलमिया है ये। सर, बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ अफिलिएटेड हैं और बहुत से ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ अफिलिएटेड हैं। अब ऐसे में जो असेसमेंट का म्यार है, मैं जो आपको कन्वे करना चाह रही हूँ कि एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर उसका म्यार कुछ और हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर है उसका कुछ और हो जाएगा, तो एक डॉक्टर की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाता? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में हमारी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो PMDC है। जी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने हमारे को करिकुलम को डिज़ाइन किया है। करिकुलम की बेसिक आउटलाइंस उन्होंने डिज़ाइन कर दी हैं। उसके अंदर रहते हुए ही आपने करिकुलम डिज़ाइन करना है। सिमिलरली असेसमेंट भी किस तरह से असेस करना है, उस असेसमेंट को भी
PMDC ने डिफ़ाइन कर दिया है। ज़बरदस्त। सर, यंग डॉक्टर्स अक्सर अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आते हैं, इमरजेंसीज़ बंद कर दी जाती हैं, मरीज़ ख़ार हो रहे होते हैं। डॉक्टर अब मसीहा नहीं रहा या इसकी वजह कुछ और है? इसकी वजह यकीनन कुछ और है। आप ये देखें कि हमारी हुकूमत ने आज तक डॉक्टर्स का सर्विस स्ट्रक्चर जो है, सर्विस स्ट्रक्चर से मेरी मुराद ये नहीं कि आप मेडिकल ऑफिसर को जो है वो सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बना दें। जी जी। बल्कि मेरी मुराद सर्विस स्ट्रक्चर से ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि आपके डॉक्टर्स जैसे ही फारिग होते हैं उन्हें फ़ौरन मुख्तलिफ़ जगहों पे अकोमोडेट कर दिया जाए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ही हमारे बच्चे ये हाउस जॉब के बाद फारिग होते हैं वो फिर परेशान जो है सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 40-50 हज़ार के ऊपर रखा जाता है और फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नरमी से पेश आएँ। उनके अंदर जो है वो मरीज़ों की अपने ट्रीटमेंट की जो है वो ऑनेस्टी पैदा हो। आप किस तरह ये सोच सकते हैं, एक बच्चा जो है सुबह से लेकर शाम तक 3-3 जगह पे जॉब करेगा और फिर वो पेशेंट्स के साथ जो है वो सॉफ्टली और अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट रहेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। आप उन्हें जायज़ सहूलियात फराहम करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये बच्चे जो हैं ये आपके बच्चे हैं। जी जी जी, ये आपके बच्चे हैं, आप ही ने उनकी तरबियत की है। हम कैसा सोच सकते हैं कि ये हमारे बच्चे जो है ये मरीज़ों के साथ, जिन्हें पहले दिन से ये समझाया जाता है कि आप जिस वक्त आपने ये प्रोफेशन लिया है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मरीज़ है, उसके साथ वो बदतमीज़ी किस तरह कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हालात उन्हें मजबूर करते हैं कि वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन है जो आपको सड़कों पर नज़र आती है, ये फ्रस्ट्रेशन है बच्चों की, जवान बच्चों की, जो कि वो हर तरफ से फ्रस्ट्रेट होकर फिर इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन सर उस्ताद, ये भी हकीकत है कि उस्ताद और स्टूडेंट के बीच में वो एहतराम का रिश्ता नहीं रहा जो आज से 15 से 20 साल पहले था। आपने शायद मेडिकल एथिक्स का पर्चा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आपने बिहेवियरल साइंसेस यकीनन नहीं पढ़ी थी, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पढ़ी थी, आपके सिलेबस में नहीं था। आज का बच्चा ये पढ़ रहा है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आज मरीज़ और डॉक्टर का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आज उस्ताद और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो फिर इनको डिज़ाइन करने का क्या मकसद है इन पर? जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगा। हमारे ज़माने के अंदर जिस वक्त मैंने MBBS किया है उस वक्त ना ही बिहेवियर साइंसेस होती थी और ना ही एथिक्स का कोई स्पेशल सब्जेक्ट होता था। लेकिन हमारे असातिज़ा रोज़ डेली बेसिस पे हमें मेडिकल एथिक्स पढ़ाते थे। हमें पेशेंट के पास जाने से पहले वो तमाम चीज़ें समझाई जाती थी, वो उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने का बताया जाता था जिससे कि आप अप्रोच करते हैं पेशेंट से और पेशेंट की किसी लिहाज से भी इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। बिल्कुल, ये तमाम टीचिंग हमें पहले बताई जाती थी और ये आज भी इवन के बिहेवियर साइंसेस का, एथिक्स के अलग से सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेडिसिन का प्रोफेसर, सर्जरी का प्रोफेसर, तमाम जो प्रोफेसर हजरात हैं वो तमाम अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने लेक्चर्स का कुछ हिस्सा एथिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हमारी जो मेडिकल टीचिंग है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ अपने आप को किस तरह से आप पेशेंट के साथ डील करेंगे, किस तरह से पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ डील करेंगे, किस तरह से, यानी इवन ये है कि जिस वक्त इनके एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ें रखी जाती हैं कि अगर कोई किसी को बुरी ख़बर बतानी है तो वो किस तरह से बतानी है। आपने सडन एकदम मरीज़ के लवाहिकीन को नहीं बताना कि ये हादसा हो गया है, अगर बताना है तो किस तरह से बताना है। ये तमाम चीज़ें बच्चों को टीच की जाती हैं, इनके सिलेबस का पार्ट होती हैं। लेकिन ये जो अब हालात हो रहे हैं इनमें माज़रत के साथ मैं एक बात कहूँगा कि हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इस मीडिया ने जिस वक्त देखें किसी भी माशरे के किसी भी आप प्रोफेशन को ले लें,
वहाँ काली भेड़ें ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रोफेशन जो है वहाँ तमाम लोग बेहतर हों। इसी तरह मेडिकल के अंदर मैं ये नहीं कहता कि तमाम लोग जो है वो फरिश्ते हैं। इस प्रोफेशन के अंदर भी काली भेड़ें हैं, लेकिन बहुत उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन हमारे मीडिया ने ऐसे प्रमोट किया है कि ऐसा लगता है कि तमाम डॉक्टर जो हैं वो ज़ालिम हैं। ठीक है, आपको ऐसे लगता है जिस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे लगता है कि ये मसीहा नहीं है, ये तो अब जो है कपड़े उतार लेंगे। ऐसा कतई नहीं है। आप देखें कि इस वक्त भी आप जिना हॉस्पिटल में चले जाएं, मेयो हॉस्पिटल में चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी में भी चले जाएं, इवन ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, तो जो मरीज़ जिनके पास इलाज की इस्तात नहीं होती उनको डॉक्टर्स अपने पास से, अपने पॉकेट मनी से, जो हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, हमारे तमाम डॉक्टर हजरात अपनी इस्तात के मुताबिक कंट्रीब्यूट करते हैं और मरीज़ का इलाज करते हैं। बस सर हमारा यही मकसद था कि आवाम जान सकें कि डॉक्टर कसाई नहीं है। कतन नहीं, कतन नहीं। सर पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन डॉक्टर बनती हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आती, शादियां हो जाती हैं, ससुराल वाले नहीं करने देते उनको जॉब, तो कोई बॉन्ड जैसे नर्सेस से साइन कराया जाता है, कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और ये चीज़ें कई मरतबा डिस्कस हुई हैं, लेकिन ये डिस्कशन की हद तक रहती हैं, इसको इम्प्लीमेंट बहुत वसाइल ज़ाया हो जाते हैं। एक लड़की की जगह कोई और डिज़र्विंग डॉक्टर जो खिदमत कर सकता है वो बन सकता है। लेकिन अब जो माशरे के हालात तब्दील हो रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि अब कोई भी डॉक्टर जो है वो फारिग नहीं बैठेगी, अब उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब किसी एक बंदे से घर चलाना मुश्किल होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो है जो अप रेट है जी डॉक्टर्स का अपने प्रोफेशन के साथ, वो ज़्यादा हो गया है कंपैरेटिव टू पिछले सालों के। अब आपको बच्चियां जो है वो प्रोफेशनली हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हुए नज़र आती हैं और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हर डिपार्टमेंट के अंदर आप देखें, आपको मैक्सिमम जो है बच्चियां नज़र आएंगी जो कि अब पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक हो गया सर। अक्सर बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, कभी हम उनसे पूछें तो वो उसका जवाब ये देते हैं कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी, इंसानियत का जज्बा बहुत है। लेकिन 3 साल बाद USMLE और 6 साल बाद एक कमर्शियल डॉक्टर, वो इंसानियत का जज्बा ख़त्म हो जाता है, या वो जो हज़ारों की तादाद में वो फ़ीस, लाखों की तादाद में बल्कि वो फ़ीस देते हैं, वो उसके नीचे कहीं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों को जिस वक्त उनकी ओरिएंटेशन क्लास लेता हूँ और वैसे भी उनको हमेशा एक ही चीज़ की तरबियत देता हूँ कि मेडिकल का प्रोफेशन जो है ये नबियों का प्रोफेशन था। अल्लाह ताला ने जो वक्त के नबी होते थे उनको ये जो सेहत की है, सेहत की ज़िम्मेदारी उनके ज़िम्मे होती थी। और उसके बाद जो है जो हकीम होते थे, जो आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो हमारे जो पुराने हकीम थे वो सारी रात अल्लाह की इबादत करते थे और दिन के टाइम पे वो फिर लोगों की खिदमत करते थे। तो ये एक प्रोफेशन जो है ये नबियों का प्रोफेशन है, और इसको उसी तरह से, इसकी डिग्निटी को उसी तरह से अगर रखेंगे, उसी सोच के साथ अगर लेके चलेंगे तो फिर ये इससे हमें इसके जो जायज़ मकासद हैं, जो हमारे इसके नताइज हैं, वो प्रॉपर मिलेंगे। बिल्कुल सर, आप भी मुत्तफ़िक होंगे कि अक्सर बच्चे डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि उन पे पेरेंटल प्रेशर बहुत होता है। शायद वो खुद उनसे पूछें कभी अकेले बैठ के तो वो डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। तो जब मेडिकल कॉलेजेस उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछने की बजाय ये क्यों नहीं पूछते कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं? इस चीज़ को स्क्रूटनाइज़ क्यों नहीं करते ताकि जो सच में डॉक्टर बनना चाहता है वो इस तरफ आए? मैडम, इसमें कुछ हमारी जो है वो मजबूरियां हैं कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है जी, उसने ये डिसाइड कर दिया है कि 50% MD कैट, 40% FSC के मार्क्स और 10% जो है वो मैट्रिक के मार्क्स हैं। अब जो बच्चा इस उस पे मेरिट पे, इस मेरिट पे आपके पास 1000 बच्चों ने जो अप्लाई किया,
और उसमें से 1000 बच्चों का आप मेरिट बनाया, जो फर्स्ट 150 बच्चे होंगे उनमें अब हमें पता नहीं है कि उनमें जो है वो 80% बच्चे वो हैं जो कि डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते जी, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे आए हैं तो हमें उन्हें रखना है। ये मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि वो बच्चे जिनका पहले दिन से डॉक्टर बनने का पेशन नहीं है तो उन्हें इस फील्ड के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड जो है ये डिमांडिंग फील्ड है। बिल्कुल। इसके अंदर 5 साल 7 साल के बाद आपकी जो है वो मेहनत ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, आपने पूरी ज़िंदगी जो है मेहनत करनी है। मैं आज भी जो है आज के दिन तक मैं जो है 3 से 4 घंटे मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर वक्त निकालता हूँ ताकि मैं लेटेस्ट गैजेट्स और दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल साइंस हो रही है मैं उसके साथ चल सकूँ। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है जितनी रैपिडली मेडिकल एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ आप चल सकें। उसके लिए आपको सीखना और टेक्नोलॉजी के साथ तो भागना पड़ेगा। वो बच्चे जो कि पहले दिन से मेहनत करना नहीं चाहते या इस प्रोफेशन के अंदर आना नहीं चाहते, उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना ये उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है। जबकि वही बच्चे किसी और फील्ड के अंदर जो उनके पसंद की फील्ड है उनमें उन्हें चांस दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सामने अनवर मसूद एक बड़ी एग्जांपल है। वो कहते हैं मैं 2 साल मेडिकल पढ़ा और फिर मैंने घर जाके कहा कि मैंने फ़ारसी पढ़नी है, और आज माशाल्लाह इतने बड़े शायर हैं, इतना बड़ा नाम है। तो ये बच्चों को भी थोड़ा सा बताने का हमने तरीका सिखाया नहीं, बेचारे अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करते रह जाते हैं। सर आजकल एक आखिरी सवाल आपसे कि आजकल एफएससी का FA का इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत से बच्चे इस दौड़ में शामिल होंगे, मेडिकल कॉलेजेस की तरफ भागेंगे, बहुत से बच्चे एडमिशन्स ले लेंगे लेकिन हज़ारों की तादाद में रह भी जाएंगे। उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं? वो किन शोबों का इंतखाब करें जिसमें उनको ये फ़ील आए कि डॉक्टर के इक्वली उनको वर्थ मिल रहा है और वो उसमें कामयाब हो सकते हैं? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और ये आज के बच्चों के लिए, आज के बच्चों को इस के लिए गाइडलाइन होना कि मेडिकल इज़ नॉट ओनली द प्रोफेशन जिसमें कि FSC प्री मेडिकल करने के बाद सिर्फ MBBS ही नहीं है। जी जी। इसके अलावा भी बेशुमार ऑप्शन है जो कि बच्चों को पता नहीं होते। MBBS के अलावा सबसे पहले तो BSc नर्सिंग जो है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर 20 साल तक हमारे तमाम इंस्टीट्यूट अपनी बिसात के मुताबिक और अपनी जो कैपेसिटी के मुताबिक जी जी नर्सेस प्रोड्यूस करें तो वो पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि पूरी दुनिया के अंदर नर्सों की किल्लत है और हर जगह पे नर्सेस जो है हर मुल्क को रिक्वायर्ड हैं। तो आप अपना जो है ये यूथ जो है अगर इसको प्रॉपरली गाइड करें तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन जो हमारा यूथ जो है वो अगर बाहर चला जाएगा तो वो एक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। नंबर 2 ये है कि जिस तरह फिज़ियोथेरेपी है और उसके बाद फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, फिर BS कोर्सेज़ हैं, BS ऑप्टोमेट्री है, BS न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, BS जो है वो रेडिएशन एंड टेक्नोलॉजी है, BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है और BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से बेशुमार ये फील्ड्स हैं जिनके अंदर BS पहले होता है, फिर उनके अंदर मास्टर्स भी है और उसके अंदर PhD भी है। तो अगर वो अपना जो ट्रैक है वो ऑन द फर्स्ट डे सिर्फ MBBS नहीं बल्कि इन प्रोफेशंस के अंदर, इन जो सब स्पेशलिटीज़ के अंदर अब मेडिकल MBBS से कहीं ज़्यादा स्कोप है। ये बच्चे, इनकी डिमांड जो है तमाम जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बेइंतहा है। और अगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने यूथ को जो है प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहे। अगर उन्हें आज जिस तरह आपने मुझसे ये सवाल पूछा है और हम इन्हें प्रॉपरली गाइड कर सकें और प्रॉपरली बता सकें
कि सिर्फ MBBS नहीं, बाकी ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो सब स्पेशलिटीज़ हैं, वो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अब जो है MBBS से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी डिमांड जो है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर MBBS से कहीं ज़्यादा है। और कुछ इनमें ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए वो वीज़ा की भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सेशंस हैं कि वो फ़ौरन आ जाएं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो है हमें गाइड करने की ज़रूरत है अपने यूथ को, और अगर वो सही ट्रैक पर चढ़ जाएं तो ये हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दरअसल सर गाइडेंस ही नहीं है, करियर काउंसलिंग का रवाज नहीं है हमारे यहाँ। FSC FA कहीं निसाब में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं जहाँ इन बच्चों को बताया जा सके। बेशक, बिल्कुल। तो ये लोगों को पता ही नहीं इनके बारे में। और स्पेशली जो है, स्पेशली इंटरमीडिएट के अंदर बहुत शॉर्ट कोर्सेज़ रख लें, शॉर्ट कोर्सेज़ की सूरत में रख लें, लेकिन कैरियर काउंसलिंग का सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत मुफीद मालूमात हम तक पहुंचाई और यकीनन हमारे तलबा और नई नस्ल इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आपका यहाँ आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।